है कि झारखंड राज्य का गठन हुए 23 बरस हो गया। 18 साल में हमारी भारत सरकार और हमारे झारखंड की सरकार का ये पैमाना है कि किसी को हम वयस्क मानने लगते हैं। वयस्क के उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा हमारे झारखंड का उम्र हो गया है, लेकिन आज तक हमारी झारखंड की सरकार के पास कहने के लिए ये व्यवस्था नहीं है कि कौन झारखंडी है, कौन नियोजित हो सकता है झारखंड में, और ये सुविधाएं कब तक मुहैया हो पाएगी ये श्री राम भगवान ही बता सकते हैं आपको। झारखंड में किसी के पास बताने के लिए ये समय नहीं है और फुर्सत नहीं, और खासकर सरकारी 60-40 एक और झूठ है जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हम इनोसेंट युवाओं के सामने सगुफा छोड़ दिया है। जिस तरीके से भाषा आधारित नियोजन नीति एक झूठ था, एक प्रपंच था, उसी तरीके से ये 60-40 का जो नियोजन नीति है ये प्रपंच है, हमें बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका है, जिससे सरकार को हमें रोजगार न देना पड़े, उसकी ये व्यवस्था की गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता आशीष भारद्वाज। उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड में जो नियोजन नीति को लेकर के विवाद इतना छिड़ी हुई है, आखिर कब ये नियोजन नीति बनेगी और 60-40 क्या है। सबसे पहले आशीष जी, आपका गुड न्यूज़ पुलाव में स्वागत है। गुड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बताइए कि आपसे 2-3 सवाल करेंगे। पहला सवाल यह है कि झारखंड में जो नियोजन नीति बनना था वो अभी तक बना नहीं है। झारखंड 23 वर्ष का हो गया है। सबसे बड़ा विडंबना यही है कि झारखंड राज्य का गठन हुए 23 बरस हो गया। 18 साल में हमारी भारत सरकार और हमारे झारखंड की सरकार का ये पैमाना है कि किसी को हम वयस्क मानने लगते हैं। वयस्क के उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा हमारे झारखंड का उम्र हो गया है, लेकिन आज तक हमारी झारखंड की सरकार के पास कहने के लिए ये व्यवस्था नहीं है कि कौन झारखंडी है, कौन नियोजित हो सकता है झारखंड में, और ये सुविधाएं कब तक मुहैया हो पाएगी ये श्री राम भगवान ही बता सकते हैं आपको। झारखंड में किसी के पास बताने के लिए ये समय नहीं है और फुर्सत नहीं, और खासकर सरकारी लोगों को जो सरकार में है, सरकार के मंत्री, सरकार के मुलाजिम, कि जिस मुद्दों पे हम राजनीति करके आए थे, नियोजन का मुद्दा था, स्थानीय का मुद्दा था, मूलवासियों का मुद्दा था, आदिवासियों का मुद्दा था, वो सभी मुद्दाएं धरी की धरी रह गई। सरकार माल महाराज के मिर्जा खेले होली लगी हुई है सरकार धनाधन पैसा छापने में। तो कौन बताएगा आपको? आप हमसे नहीं, सरकार के तंत्रों से पूछिए कि नियोजन नीति कब तक लागू होगी, अभी तक क्यों नहीं लागू हुई। आपका एजेंडा था नियोजन लागू करने का, आपने वादा किया था लोगों से, आपने झूठ क्यों बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये सब तमाम सब सवाल तो सरकार के लोग दे पाएंगे जो सरकार में है। आखिर 60-40 क्या है? 60-40 एक और झूठ है जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हम इनोसेंट युवाओं के सामने सगुफा छोड़ दिया है। जिस तरीके से भाषा आधारित नियोजन नीति एक झूठ था, एक प्रपंच था, उसी तरीके से ये 60-40 का जो नियोजन नीति है ये प्रपंच है, हमें बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका है, जिससे सरकार को हमें रोजगार न देना पड़े, उसकी ये व्यवस्था की गई है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप प्रखर रूप से आवाज़ उठाते हैं युवाओं की, आप मुझे बताइए कि झारखंड जब हमारा है, झारखंडी जब हम हैं, तो इसमें बाहरी व्यक्ति का क्या स्थान? अगर हमें हमारा घर में जगह नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों 40% हम बाहरी के लिए छोड़ेंगे? और सबसे विडंबना की बात यह है भैया कि ये सरकार स्थानीयता की परिभाषा परिभाषित करने में विफल है। फिर 60% नौकरी किसके लिए? झारखंडी के लिए। झारखंडी कौन है? स्थानीय की भाषा जब आपके पास परिभाषित ही नहीं है तो आप किसको नौकरी देंगे, किसको स्थानीय कहेंगे? 60% किसको देंगे और 40% किसको देंगे? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो 60-40 का इक्वेशन है, ये कैसे सेट होगा? आप किसको झारखंडी मानते हैं? इसका मतलब कि आप रघुवर दास जी द्वारा पूर्व में बनाई गई स्थानीय नीति को स्थानीय मानेंगे ना? फिर तो आप फेल हो गए। फिर आपने क्यों हो पोपो और ये तमाम तरह का झूठ सच किया था? आपको बोलना चाहिए था कि हम रघुवर दास जी के बनाए हुए नीति पर ही काम करेंगे। आप झूठ बोले, 1 साल में 5 लाख रोजगार, स्थानीय नीति को हम फाइनल कर देंगे, नियोजन नीति को हम फाइनल कर देंगे, युवाओं को भर भर के रोजगार देंगे, घर घर से ढूंढ के रोजगार देंगे। कहां गया आपका ये सब झूठ सच? आखिर जो सरकार कही थी हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला।
बेरोजगारी भत्ता, इंटरमीडिएट वालों को ग्रेजुएशन भत्ता ही नहीं सिर्फ सरकार ने कहा था, सरकार ने पैसा भी तय किया था कि फलाने को इतना, फलाने को इतना। अरे सर, भत्ता की बात छोड़िए, 1 साल में 5 लाख रोजगार। अभी तो 5 लाख रोजगार की बात कहते चुनाव जीतने से पहले, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अभी तक युवाओं को एक भी रोजगार नहीं दिया। इतना ही नहीं कहा था उन्होंने कि हम सिर्फ रोजगार देंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर मैं सरकार अगर रोजगार देने में विफल हो जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल बीत गया, इस्तीफा कब दे रहे हैं? यह सब तो सवाल पूछना होगा ना उनसे। आप युवाओं को लाठी मार के, आप छात्रों को पीट पीट के, आप दबा दबा के कब तक राजनीति करेंगे? तानाशाही है क्या? भारत हिंदुस्तान आजाद है और झारखंड हिंदुस्तान का एक अभिन्न भाग है। हम आजाद मुल्क के निवासी हैं, हम किसी से डरते थोड़े ही हैं सर। एक सरकारी तंत्र और व्यवस्था बनाई गई है, जिस व्यवस्था में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन जी से झारखंड का युवा, पलामू का युवा ये मांग कर रहा है कि आपने जो झूठ बोला था, आपने जो प्रपंच किया था, आपने जो ढोंग किया था, वो क्यों किया था? आप मुझे हमारा वादा पूरा करें, आप हमें रोजगार दें। सर बताइए, उस युवा का क्या हाल हुआ होगा जिसका उम्र पूरा हो गया होगा आपके 5 साल के झूठ प्रपंच में, जिसने हौसला से सोच के ये वोट दिया होगा कि चलो ये सरकार के आते ही मेरी नौकरी हो जाएगी। आज जो 4 साल बीत गया, उसका उम्र खत्म हो गया होगा, वो आपको कैसे माफ करेगा? आगे का क्या प्लान रहेगा? लड़ेंगे सर, पलामू के लिए हम लोग लड़ते आए हैं, हम लोग पलामू के लिए लड़ेंगे। पलामू हमारा मातृभूमि है और माँ के लिए लड़ना, माँ के सम्मान के लिए लड़ना हर बेटे का कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। जब हेमंत सोरेन पलामू दौरे पे आए थे तब देखे थे कि पूरा रोड एकदम चकाचक काम चल रहा था, 5 दिन तक चला। पूरा रोड को भी सब पूरा एकदम एक भी गड्ढा नहीं देखा, लेकिन अभी तो रोड में भी गड्ढा आ गया है। इतना ही नहीं था, जब हेमंत सोरेन जी पलामू आते हैं तो रोड में 200 बैरिकेटिंग भी लग जाता है। वो बैरिकेटिंग हमारे जैसे युवाओं के लिए लगता है सर कि ये माननीय मुख्यमंत्री तक ना जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आप लोग को जहां आप लोग रहते हैं वहीं पे आपको घेर लिया जाता है या फिर थाना में लाके बैठा दिया जाता है। आखिर इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है आप लोग के साथ? डरती है ये सरकार, डरपोक की सरकार है ये, अकर्तव्यनिष्ठ लोगों की सरकार है, अकर्मण्य लोगों की सरकार है। ये सरकार युवाओं से डरती है सर, ये सरकार युवाओं के ताकत से डरती है, ये सरकार अपने झूठ से डरती है। जो इन्होंने बोल रखा था इलेक्शन के पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन्हें डर लगता है कि कहीं युवा घेर के मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। आप बताइए, आप कभी इनके सरकारी के तंत्रों से पूछिए कि 5 लाख रोजगार का क्या हुआ, क्या जवाब देंगे? ये जवाब कहाँ है इनके पास? ये डरते हैं, इसीलिए हमें नजरबंद किया जाता है, हमें उठा के दूसरे थानों में, और इससे हम नहीं डरते हैं। ये हम उनको बताना चाहते हैं कि इससे हम लोग नहीं डरते हैं। हमारा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारा 2 बीघा खेत नहीं जोते हैं कि आपसे हमारी लड़ाई है। आपसे हमारी बस इतनी सी ही गुजारिश है कि आपने जो हम युवाओं को कहा था उसे करिए। और अब क्या करिएगा, अब तो 4 साल बीत गया, कम से कम इज्जत बचाने भर कर लीजिए। यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। आशीष भारद्वाज नाम से प्रचलित तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि बेवाक हमेशा बोलते हैं, सत्य के साथ खड़ा रहते हैं, और युवा नेता होने के साथ साथ ये कई बार ऐसे परिस्थिति में घिर जाते हैं कि कभी सरकार घेर लेते हैं तो कभी प्रशासन घेर लेता है। क्योंकि जब आवाज़ कोई उठाता है ना पलामू के लिए तो वो घिर ही जाते हैं, क्योंकि पलामू में कम लोग आवाज़ उठाते हैं, और ऐसे लोग जो उठाते हैं उन लोग को साथ बहुत कठिनाई होती है। मुकाम पे कहाँ पहुँचे हैं सर, अभी तो लड़ रहे हैं पलामू के लिए, और ईश्वर न करे कि कोई मुकाम मिले। बस ये है कि पलामू के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफलता मिले, यही माँ भगवती से प्रार्थना है कि जो जिन मुद्दों पे। आखिर आप इतना बेवाक कैसे बोल लेते हैं? किसी से डर नहीं लगता है? डरेंगे क्यों सर, डरेंगे क्यों? आप डरते हैं क्या किसी से? कोई क्यों, किसी से काहे डरेंगे? किसी का चोरी नहीं किए हैं, किसी से झूठ नहीं बोले हैं, अपने घर का खाते हैं, अपने कमाई का खाते हैं, काहे किसी से डरेंगे? और पलामू के मिट्टी में है, पलामू के खून में है, पलामू का एक भी युवा किसी से नहीं डरता है। पलामू में चलता है मगही भाषा, इसे भी लेकर के कई दिनों तक विवाद चला, अब विवाद कुछ कम हो गया। आखिर ऐसा क्यों?
ये विवाद कम इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को लगा कि मैंने जो गलत किया है सरकार ने उसको वापस ले लिया। जो भाषा आधारित नियोजन नीति सरकार ने लाई थी, जिस पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, सरकार ने उस नियोजन नीति को वापस किया। उनको गलती का एहसास हुआ, जिस पर हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन भी किया था, 3-4 चरणबद्ध आपने देखा होगा। सरकार ने उस नियोजन नीति को वापस किया, इसलिए भाषा का लड़ाई बंद है। अब नया सगुफा है 60-40 पे हम लोग लड़ रहे हैं कि 60-40 नहीं चलेगा। पलामू को 100% पलामू को अधिकार दीजिए। अगर पलामू के रविंद्र ठाकुर जी हैं तो पलामू का एक एक रिसोर्स पे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पैसा हो, उस पर प्रथम अधिकार मेरा है। हमसे जो बचेगा वो हम दूसरे को देंगे और इसी को ठोक करके अभी हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर के सरकार हर एक जिले में गए थे, इसका क्या फायदा हुआ? इसका क्या फायदा हुआ ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपको खतियानी जोहार यात्रा का क्या फायदा हुआ, और आपने इतना बड़ा झूठ और प्रपंच पीट रहे हैं। ये खतियानी जोहार यात्रा ये तो तब होता ना, तब हमें भी अच्छा लगता कि आपने 1932 का खतियान लागू कर दिया। अब पूरे राज्य में 1932 के स्थानीय नीति पे तमाम चीजें होंगी। 1932 का लागू ही नहीं हुआ, आईवास करने के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए जोहार यात्रा कर रहे थे। अब तो देख रहे हैं कि जोहार यात्रा भी बंद है। मुख्यमंत्री जी को फिर एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए जोहार यात्रा उन्होंने बंद कर दिया। और अभी देखा जाए कि बालू की समस्या को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे गरीब तत्व के लोग हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं पूर पा रहा, इसलिए कि बालू का इतना कीमत हो गया। बालू मिल रहा है लेकिन महंगे रेटों पर मिल रहा है, और वो भी चोरी छुपे मिल रहा है। रात के अंधेरे में ढो करके लोग पहुंचा रहे हैं बालू। देखिए, आवास योजना एक बहुत खूबसूरत योजना है जिसको भारत सरकार ने चलाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन से आवास दिया गया है कि किसी भी गरीब का घर, कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, कोई भी गरीब बिना छत के ना सोए, कोई भी गरीब को पानी रिसने और पानी ऊपर से टपकने का असुविधा ना हो। इसी को देख करके गरीबों को पक्का मकान बनाने का हक नहीं है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए गरीबों को दिया कि ये हिंदुस्तान उन्हीं की है, तो उनको उनकी व्यवस्थाएं दे देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस पर भी लगाम लगा दिया। किसी भी कंस्ट्रक्शन का मूल मटेरियल है बालू, मूल तत्व है बालू। आपने मूल तत्व पे अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, उस पर रोक लगा दी है, बालू को एक एक बोरे में बालू बेचा जा रहा है। भैया, हमारा बालू, हमारा जमीन, हमारा धरती, और हम बोरे में उठा के चोरी छुपे ले जा। ये बालू का जो परेशानी है, ये बालू का परेशानी पैदा किया गया है। ये बालू की परेशानी हमारे यहाँ होती नहीं थी, ये बालू की परेशानी जो है ये पैदा की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को टेंडर करना चाहिए था। टेंडर करके बालू का नियमित जो उठाव था उसको सुचारू रूप से करते, तो हमें कभी बालू की, हमारे यहाँ कोयल है, हमारे यहाँ अमानत है, हमारे यहाँ जिजोई है, 1000 नदियाँ हैं। हम नदियों के नाम गिनाते आप थक जाएंगे। पलामू तो प्रचुर मात्रा में बालू का खान है, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे को जबरदस्त रूप से धराशायी कर दिया कि गरीब को मकान न बनाने दिया जाए। मुझे तो यही सरकार की मंशा लगती है। और जो बालू पंचायत है वो जमीनी स्तर पे फेल है। जो इन्होंने बालू पंचायत बनाया था, पंचायत स्तर पे बालू की व्यवस्था, वो कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर गया है। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रुका हुआ है। जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे बालू की वजह से, राजमिस्त्री थे बालू की वजह से, उनको रोजगार मिलता था। आज वो बाहर पलायन करने को मजबूर है। इसी को लेकर के एक कारण ये भी है, पलायन का एक कारण, अगर आपको आपके घर में रोजगार नहीं मिलेगा तो आप कहीं तो अपनी पेट को भरने और अपने परिवार को बचाने के लिए जाएंगे ना सर। तो पलायन का एक कारण बालू भी है, और पलायन का दूसरा कारण है हमारे राज्य में रोजगार और स्वरोजगार का सृजन ना होना। और ये इसका मुख्य रूप से जो जाता है वो झारखंड की सरकार पर जाता है ना। इसका आपके ऊपर लगेगा ही दाग। आपने अभी तक विफल क्यों रहे? आपने स्वरोजगार नहीं दिया, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने रोजगार भत्ता नहीं दिया। युवा दर दर भटक रहा है, युवा पे आप लाठी चला रहे हैं, आप पीट रहे हैं सर, और आपको आपके पदाधिकारी पहुंचा रहे हैं। रोज पदाधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, रोज पदाधिकारियों पे केस हो रहा है। तो आपको तो आपके पैसा, आपका तो रोजगार दमादम चल रहा है, लेकिन हमारे जैसे युवा रोजी रोटी उनका भी आपने बंद कर दिया।
आखिर झारखंड में जब से सरकार आई है हेमंत सोरेन का, तब से अभी तक विकास तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों का सरकार था। ये कहने को कहा था कि गरीब लोगों का सरकार, वैसे लोगों का सरकार था कि आदिवासी जनजाति लोगों का, और यही सोच के लोग वोट भी किए थे कि अगर हेमंत सोरेन आते हैं तो हम लोगों का कुछ हो सके, लेकिन वो सब विफल हो गया। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा गया है तो वो हमारे आदिवासी और मूलवासी भाई बहन हैं। इन्होंने आदिवासी और मूलवासी के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का काम किया है लोगों को। इस सरकार में सबसे ज़्यादा उन्हीं को छला गया है, सबसे ज़्यादा उनके साथ झूठ और प्रपंच किया गया है। 1932 का खतियान लाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों ने आंख बंद करके इनको वोट मारा। स्थानीय नीति लाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों ने इन पर विश्वास किया। नियोजन नीति लाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों ने वो सभी व्यक्तियों ने विश्वास किया, और इन्होंने एक एक व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का काम किया है। इसका पाप तो मुख्यमंत्री जी को लग ही जाएगा सर। और अभी देखा जाए, गर्मी इतना ज़्यादा है कि पानी की समस्या को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। आखिर किस प्रकार से नगर निगम में पानी की सुविधा की जा रही है? देखिए, अभी मैंने यहाँ नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करके, हमारे यहाँ जो पलामू की समस्या तो पूरे विश्व में व्याप्त होने वाली है, खासकर हमारे जो पलामू क्षेत्र की हम अगर बात करें, हमने सर इसीलिए पहले भी हमने अपने स्तर से कार्यक्रम कराया है। वन एवं पर्यावरण अभियान हमारा चलता है हर साल बरसात में। पेड़ लगाइए, पेड़ बचेगा सब बचेगा। वन है तो जल है, और जल है तो कल है। जो व्यवस्था है वो यही कहती है हमारी इकोसिस्टम। अभी जो है कहीं ना कहीं इसके दोषवार हम और आप भी हैं। इसके साथ साथ जो अभी वातावरण जो पानी को लेके हमारे जिला में बना है, वो पलामू डाल्टनगंज में रह रहे हैं, सबका जल स्रोत लगभग सूख चुका है। सभी लोग किसी तरीके से या तो अपने निजी टैंकर से अपने घर से पानी गिरवा के पीने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले भी, हमारे पीएचडी मिनिस्टर और पलामू गढ़वा के हैं, इसलिए उनको तो कम से कम इससे जुड़ना चाहिए था। मैंने आज के 2 साल पहले माननीय मिथिलेश ठाकुर जी को भी एक चिट्ठी दिया था कि सर किस तरीके से पानी की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। नगर निगम को मैंने चिट्ठी दिया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेके क्या क्या किया जा सकता है, जो मेरे बुद्धि में थे, और मैंने आग्रह किया था कि सर इस मुद्दे को देखो, पानी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। सेकेंड फेज पाइपलाइन हमारा चालू नहीं हुआ है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैंने नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करी है, उनसे मैंने बात भी की है, और साथ साथ मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि अभी टैंकर से जलापूर्ति करके कम से कम जो गरीब हैं, जो खरीद नहीं पा रहे हैं पानी, उन तक तो पहुंचाइए। तो अभी कुछ टैंकरें चल रही हैं, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं बात आ रही है कि समुचित टैंकर पानी नहीं आता है। तो एक बार मैं फिर से कल या परसों मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ इस मुद्दे पर। अच्छा, अब झारखंड सरकार को अगर अगले बार फिर से चुनाव होने वाली है, तो किस तरह से झारखंड के युवा नेता सड़कों पे आएंगे या फिर से वही सरकार को चुनेंगे? हम लोग तो सर विरोध करेंगे, और जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे वर्तमान की सरकार का। वर्तमान की सरकार ने झूठ बोल करके जो हमें बरगलाने का काम किया है, छल किया है, युवाओं के साथ प्रपंच किया है, इसको लेकर हम सड़कों पे जाएंगे। इन्हें उस दिन गिनती गिनाएंगे कि इन्होंने कहाँ क्या क्या कहा था और क्या क्या पूरा किया है। अपने वादे पे संपूर्ण विफल रही है ये सरकार, और इस सरकार को हटाने के लिए हमें जो प्रयास करना होगा हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 साल बीत गए और हम सिर्फ और सिर्फ हमें जो मिला है वो मिला है झूठ। इस सरकार के द्वारा बोला गया फरेब, किया गया फरेब। इस सरकार हर एक वादे पे मुकर्री है। यह सरकार की क्या है, तो यह सरकार, ब्लॉक में आप जाइए, बिना पैसे का आपका म्यूटेशन नहीं होगा, आपका एलपीसी नहीं कटेगा, छोटे से लेके ऊपर तक और ज्यादा करप्शन बढ़ गई है इस सरकार में। ये हुआ है, ये सरकार पदाधिकारियों की सरकार है, पदाधिकारी चला रहे हैं इस सरकार को, और जहां पदाधिकारी चलाएंगे सरकार को, वहां पे तो वहां पे जनता का जो मर्म है वो कहां से वो जानेंगे। ये निर्दयी सरकार है सर, इसका विरोध करेंगे।